जो ओरिजिनली वीज़ा था वो स्टडी वीज़ा था मेरे 1 ईयर का। सबसे पहले जो है वो आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ठीक है। और फिर उसकी देखें कि वीज़ा रेशो क्या है। वीज़ा रेशो और रैंकिंग क्या है। आपने हमें ये बताना है कि यहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल होती हैं या जॉब्स तलाश करने में कुछ मसाइल होते हैं, कि आप विजिट के अलावा परमानेंट रेजिडेंसी लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कुक हैं और एक रेस्टोरेंट है वो कुक के लिए हायर कर रहे हैं, आप उनके पास जाते हैं, अगर उनको आपकी स्किल्स ठीक लगती हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, मतलब मैं आपके पास रह जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज फिर हम आपसे एक कनाडा की सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक रेजिडेंट मिले हैं, कैनेडियन रेजिडेंट, सो उनसे उनकी डिटेल पूछते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि कैसे उनका जर्नी रहा पाकिस्तान से आने का और कनाडा में सेटल होने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम आपसे आज पूछना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान में थी 2 इयर्स अगो और कैसे आपने पाकिस्तान से ट्रैवल किया, कौन सा वीज़ा आपने लिया, कैसे आपने, किसने आपको हेल्प किया वीज़ा लेने में, और सारी जर्नी आप पाकिस्तान से कनाडा आने तक की हमें बताएंगे। चलें ठीक है, ज़रूर। मैं जब आई थी तो मैं स्टडी वीज़ा पे आई थी। मेरा जो ओरिजिनली वीज़ा था वो स्टडी वीज़ा था, मेरे 1 ईयर का एक कोर्स था जिसकी वजह से मैं आई थी। और उसमें काफ़ी लोगों ने हेल्प की, मेरी फैमिली थी, मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने खैर मेरी हेल्प की, फिर एक कंसल्टेंट था उसने थोड़ी बहुत हेल्प की यूनिवर्सिटी हंट करने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी हंट करना ही जो है ना वो मेन होता है जब आप स्टडी परमिट पे आते हैं, क्योंकि आपने देखना होता है कि यूनिवर्सिटी जो है उसकी सक्सेस रेशो क्या है, उसकी वीज़ा रेशो क्या है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उसकी वीज़ा रेशो क्या है। जी बिल्कुल, वीज़ा रेशो क्या है, तो ये चीज़ मैटर करती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी है वो 40th रैंक पे है तो उसकी वीज़ा रेशो के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी अगर आप देखते हैं कि 116 नंबर पे एक कॉलेज है तो उसका आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी वीज़ा रेशो जो है ना वो फिर उसी लिहाज से होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने 2 चीज़ों को देखना है, कौन कौन सी? सबसे पहले जो है वो आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ठीक है, और फिर उसकी देखें कि वीज़ा रेशो क्या है। वीज़ा रेशो और रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं कि ओके, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज जो होता है ना उसके डिफरेंट प्रोविंसेस में कैंपसेस होते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो स्टेट होती है ना, जो प्रोविंस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि फॉर एग्जांपल अगर यही कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में होगा तो उसकी वीज़ा रेशो कम होगी, और अगर उसका कैंपस ओंटारियो में होगा, ये किसी और प्रोविंस में होगा और उसकी वीज़ा रेशो जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमें ये बताएं कि आप कनाडा पहुंच गए, कनाडा की आपकी जो जर्नी थी यहाँ पे सेटल होने की, यहाँ पे जॉब तलाश करने की, और दूसरा आपने हमें ये बताना है कि यहाँ पे जॉब्स इजीली अवेलेबल होती हैं या जॉब्स तलाश करने में कुछ मसाइल होते हैं। जब मैं आई थी 1.5-2 साल पहले तो तब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट थी। तब फिर भी आपको जो है वो जॉब्स मिल जाती थी, क्योंकि जब आप आते हैं, आप नए आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कोई भी जॉब जो है ना वो आपको मिल जाए। मतलब वो चाहे मैं यही मशवरा दूंगी कि जब आप खुद को मेंटली रेडी करते हैं ना कि मैंने बाहर जाना है, उसमें सिर्फ ये रेडी नहीं होता कि हमने सिर्फ फैमिली को छोड़ के जाना है। उसमें सबसे बड़ा होता है कि हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना, जो जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो ईगो को जो है ना वो ख़त्म करके आना पड़ता है हमें। उसमें क्या होता है कि कुछ भी करने के लिए हमें जो है ना वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना चाहिए। उसमें क्लीनिंग भी हो सकती है, उसमें जो है स्टोर के काम भी हो सकते हैं, वो फिज़िकल काम जो हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में औरतों को ये काम करने के नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर काम करना अभी फिर भी थोड़ा जो है वहाँ पर सिस्टम है, ट्रेंड चला है। फीमेल्स जो है वो, जहाँ पर हम छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में तो बहुत कम ये सिस्टम होता है, बड़े लाहौर इस्लामाबाद वहाँ पर तो जो है वहाँ पर फिर भी ज़्यादा है, काफ़ी सालों से। अच्छा, हमें ये बताइए कि कनाडा में जो नए लोग आते हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं सेटलमेंट के लिए, वो हमें बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो ये बनता है कि आपने पाकिस्तान से आना है, पाकिस्तान से आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। अब वो वीज़ा कैसे मिलेगा, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है कि या तो आपको स्टडी परमिट मिलता है, या आपको विजिट वीज़ा मिलता है, या आपको जो है आप डायरेक्ट, कुछ लोग जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी लेके आते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर रहते हैं जो पाकिस्तान से ही डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो लेके आते हैं। वो ये है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता। अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में जितनी वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन है ना, और आइल्स और ये सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी करें, और
तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्ट PR कार्ड लेके यहाँ पर आते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप विजिट के अलावा परमानेंट रेजिडेंसी लेके भी यहाँ पे आ सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। ओके, फिर जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रैवल पे आते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि हमें अब कौन से ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर परमानेंटली स्टे करने के लिए चाहिए। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो ये है कि आप बिजनेस वीज़ा जो है ना वो बाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक बिजनेस है बना हुआ है, ठीक है, उसमें आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100K का बिजनेस है, 50K आप 30K पार्टनरशिप करते हैं तो आप बिजनेस वीज़ा पे जो सेटल हो जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है LMIA बाई करने का। वो ये होता है कि अच्छा, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताइएगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, कोई आइडिया है आपको? डिपेंड करता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना उसकी वर्थ कितनी है, और जिस बंदे के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो आपसे कितनी पार्टनरशिप पे एग्रीड है। हो सकता है कि वो 30% पार्टनरशिप पे भी एग्रीड हो जाए। लेकिन उसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट है आपको? रेजिडेंसी के लिए कोई मिनिमम अमाउंट है कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए तब आपको केस फाइल करना होगा? या नहीं, उसमें बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप बिजनेस वीज़ा लेते हैं ना तो आपको एक टेम्परेरी रेजिडेंस मिल जाता है, मतलब एक वर्क परमिट मिल जाता है कि आप टेम्परेरी साल के लिए 2 साल के लिए एलिजिबल है। फिर आप 2 साल जब रहते हैं यहाँ पर, फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके इतने मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए और इतना आपने टैक्स फाइल किया हो, और ये सारी चीज़ें जो है जब मिला के अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे होते हैं तो आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो है ना वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसमें आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके स्पाउस के पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका स्पाउस है उसकी एजुकेशन के जो है वो पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। फिर अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आपने कोई आइट्स किया हुआ है, PTE किया हुआ है, उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। फिर आपकी सारी एजुकेशन जो है उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स बना के देखते हैं कि अब आप मैच करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ओंटारियो है, ओंटारियो में स्टे करना है तो मुझे 430 पॉइंट्स चाहिए या 460 पॉइंट्स चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये पॉइंट्स मेरे ओंटारियो के लिए बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर आप देखते हैं कि बाकी प्रोविंस में क्या क्राइटेरिया है। अगर मैं बाकी प्रोविंस में जाऊंगा तो फॉर एग्जांपल अगर नोवा स्कोशिया है, अगर आप उसका देखते हैं कि नोवा स्कोशिया के लिए मुझे जो है वो 380 पॉइंट्स चाहिए, आपके रफली 400 पॉइंट्स बने, इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस। तो आपने ये देखना है कि कहाँ पे मैं मिनिमम पॉइंट्स के साथ जो है वो क्वालिफाई कर रहा हूँ। देखना होता है कि आपके पॉइंट्स बन कितने रहे हैं, फिर उस पॉइंट्स के हिसाब से कौन सी प्रोविंस है जो आपको जो है वो PNP प्रोग्राम दे, क्योंकि इसमें होता है कि PNP प्रोग्राम जो होता है ना वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है। उसमें प्रोविंसेस जो है ना वो आपको स्टे के लिए जो है ना वो रिकमेंड करती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि इसमें आपके स्किल्ड भी काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे PNP प्रोग्राम चलते हैं स्किल्ड के फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिशियन है उसका PNP प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है कि नर्सिंग का PNP, जो एम्प्लॉयज़ जिनकी शॉर्टेज है जिन एम्प्लॉयज़ की, उनके ये PNP प्रोग्राम चला देते हैं उन प्रोविंसेस में। तो हो सकता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, PNP प्रोग्राम चल रहा होगा, नोवा स्कोशिया के अपने PNP प्रोग्राम्स होते हैं, अल्बर्टा के अपने होते हैं, ओंटारियो के अपने होते को हैं। देखना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट में PNP प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ऐसे ही है। और फिर उनको फॉलो करना होगा। जी, और फिर आप ये भी देखते हैं कि आपके पास आप किस स्किल में हैं, वो चीज़ मैटर करती है। अच्छा, आपने एक प्रोग्राम का जिक्र किया है कि वो LMI प्रोग्राम है, वो उसको ज़रा हमसे शेयर करें कि वो कैसा प्रोग्राम है? LMIA प्रोग्राम जो है वो ये होता है कि आप जो है टेम्परेरी वर्क परमिट जो है ना वो बाई करते हैं। उसमें ये होता है कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना वो आपको स्पॉन्सर करते हैं अपनी नीड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप अगर कुक हैं और एक रेस्टोरेंट है वो कुक के लिए हायर कर रहा है, आप उनके पास जाते हैं, अगर उनको आपकी स्किल्स ठीक लगती हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है, मतलब मैं आपके पास रह जाता हूँ, आप मुझे LMIA दे दो, बेशक मुझे सैलरी जो है वो कम दे देना। ये फॉर एग्जांपल क्या होता है, LMIA जब आप बाई करते हैं ना तो आप 2 साल के लिए उस कंपनी के लिए वो हो जाते हैं, यू कैन लीव दैट कंपनी। आपको 2 साल का अगर वर्क परमिट है तो आपको 2 साल उस कंपनी के साथ स्टे करना है, ठीक है। और जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद आप देखते हैं 2 साल रहने के बाद कि अब मेरा जो है अब मेरे पॉइंट्स कितने के बन रहे हैं। अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो आप डायरेक्टली PR के लिए अप्लाई कर देते हैं, अगर आपको नहीं बनते तो फिर वही बात आती है, आप PNP प्रोग्राम जो है। अच्छा, बताइएगा कि जो LMI प्रोग्राम है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितने उनको हमें देना पड़ता है? डिपेंड करता है कि अगर आपकी वाकई जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट हो
जाती है ना, फिर आपको कुछ नहीं देना पड़ता, फिर आप सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं उसका। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जेन्युइन एग्रीमेंट नहीं होता ना, आप सिर्फ ये है कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही ये जो है वो सेल करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो है। अगर आप उनके साथ जेन्युइन एग्रीमेंट नहीं होता तो उसके लिए ओंटारियो में तो अभी 7,000 भी चल रहा है, 10,000 भी लोग लेते हैं, ठीक है, 15,000 भी लेते हैं, 17,000 भी लेते ठीक हैं। है। अच्छा, इसके बाद फिर वो एक असाइलम वाला ऑप्शन भी बाकी रह जाता है। हाँ जी, फिर अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं, अगर आपका इनमें से कोई सेटअप नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, फिर आपके पास ये प्रोग्राम होता है कि आप असाइलम जो है वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए ठीक कि है। वाई। लेकिन सबसे अहम बात है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि असाइलम को आप सबसे एंड वाले पॉइंट पे ऐसे ही है, रखें। उसको ठीक है, लास्ट ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।